Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so we were discussing the accounting records and we have discussed the point of pre-numbered source documents. Pre-numbered source documents की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है और इसका फ़ायदा ये है बेसिकली कि आप प्री-नंबर्ड डॉक्यूमेंट्स में से जैसे चेकबुक होती है आपकी अगर एक भी चेक आगे पीछे होगा और उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, आपने उसको चेक को कैश नहीं कराया, आपने कभी लिखा नहीं है, लेकिन वो गायब है, इसका ये मतलब है कि वो चेक कहीं इस्तेमाल हो सकता है, कोई आपके नाम से उसको आपकी साइन कॉपी करके या किसी भी तरीके से फ्रॉड के ज़रिए से आपके अकाउंट में से पैसे निकलवा सकता है। इसी तरीके से अगर इनवॉइस बुक में से एक इनवॉइस गायब होती है, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी के नाम यूज़ करके, आपके रेट्स यूज़ करके किसी और जगह से सस्ता माल उठा के आपके नाम पर आगे भेजा जा सकता है। तो आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग, सेल्स डिपार्टमेंट के लोग ये फ्रॉड कर सकते हैं अपने पर्सनल कमीशन के लिए। इसी तरीके से अगर आप गेट पास आउट की बात करें तो गेट पास आउट में से भी अगर कोई एक चीज़ एक भी अगर पास जो है वो गायब होता है तो इसका मतलब है कि वो यूटिलाइज हो सकता है, यानी कि आपका कोई वर्कर अगर उसको गायब कर लेता है और जाते हुए वो कोई चीज़ उठा के ले जाता है और गार्ड उससे कहता है कि इस चीज़ का गेट पास आउट दिखाओगे तभी यहाँ से बाहर जा सकती है, अदरवाइज नहीं जाएगी, तो वो बड़ी तसल्ली से उसको गेट पास आउट दिखा देगा कि ये जी देखें आपको पता है ये वाला होता है। तो इसलिए प्री नंबर डॉक्यूमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट कि इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक भी डॉक्यूमेंट आगे पीछे हुआ तो फिर इसका मतलब है कि पता चल जाएगा कि काम ख़राब है, तो आप बड़ी इजीली उसको ट्रेस कर सकते हैं। फिर और बहुत सारी बातें हैं कि कोई पिछला रिकॉर्ड आपने निकालना है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, या जैसे मैंने आपसे कहा कि इनवॉइस प्री नंबर्ड होती है, गेट पास आउट प्री नंबर्ड होता है, तो गेट पास आउट को देखकर ही इनवॉइस बनती है, ठीक है। तो गेट पास आउट का नंबर इनवॉइस पे लिखा होता है, तो जब कभी आपको रिकॉर्ड में से देखना पड़े कि इनवॉइस किस चीज़ के बदले में थी या इसके गेट पास आउट पे क्या क्या डिटेल्स थी, तो आप उसको जैसे आप लेजर और जर्नल को सिंक्रोनाइज करते हैं तो प्री नंबर डॉक्यूमेंटेशन से ये भी फ़ायदा होता है कि सिंक्रोनाइजेशन आसान हो जाती है। तो इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल्स के हवाले से भी और चीज़ों की फर्दर इन्वेस्टिगेशन है या सिंक्रोनाइजेशन है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो बुक्स ये मैंने आपको बताई हैं ये प्री नंबर्ड ना हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है किसी भी बिजनेस के अंदर। Okay, then we have some special journals and subsidiary ledgers and journal ledgers file. Okay, let me tell you, हमारे पास जो स्पेशल जर्नल्स हैं हम कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस के पेश नज़र हम उनको अलहदा से भी मेंटेन करते हैं। एक फ्लो में तो चीज़ें चल रही हैं लेकिन हम अलहदा से भी मेंटेन करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि रूटीन में जो आपका जर्नल है हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्ड बुक है, डेट वाइज जो है आज जितनी ट्रांजैक्शन हुई, एक कैश की हुई, एक बैंक की हुई, एक क्रेडिट सेल्स, एक कैश सेल्स, एक क्रेडिट परचेज, एक एसेट हमने परचेज किया, एक डिस्पोज किया। अब ये 6-7 सारी ट्रांजैक्शन एक पेज पे, 2 पेज पे एक तरतीब में ऊपर नीचे लिखी होंगी। लेकिन जो कैश है, कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम अलहदा से रिकॉर्ड रखते हैं, तो हमें पता है उसके लिए हमारे पास एक अलहदा से जर्नल होता है, तो हम कैश वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, स्पेशल जर्नल ऑफ कैश, तो हम वहाँ पे उसको सबको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा बिजनेस हम इसे कैश के आने जाने के लिए, इनफ्लो आउटफ्लो के लिए कर रहे हैं, और इसके अलहदा से फिर हम इसके लिए एक पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये। सारी गेम ही इसलिए, बिजनेस हो इसलिए रहा है कि पैसे का जाना और पैसे का आना और इन दोनों के फ़र्क के साथ प्रॉफिट बनाना, ठीक है। तो ये स्पेशल जर्नल है। इसी तरीके से हमारे पास सेल्स करेंगे तो कैश आएगा, तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेल्स का एक अलहदा से जर्नल हम मेंटेन करते हैं। तो सेल्स का अलहदा जर्नल मेंटेन करने से चूँकि उसमें क्रेडिट सेल्स भी आ जाती हैं और कैश सेल्स भी आ जाती हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका एक अलहदा से ऑलरेडी मेंटेन हो जाता है। लेकिन इसको हम अकाउंट रिसीवेबल को आगे भी हम डिस्कस करते हैं सब्सिडियरी लेजर्स के अंदर। ओके, तो जर्नल की हद तक हमारे पास स्पेशल जर्नल में यूजुअली सेल्स और कैश ये हमारे पास होंगे, ठीक है। और वैसे भी चूँकि हम रेवेन्यू साइकिल डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम सब्सिडियरी लेजर्स की बात करें तो फिर हमारे पास एक कैश का सब्सिडियरी लेजर होगा, एक इन्वेंट्री का होगा और एक अकाउंट रिसीवेबल का होगा। आपको पता है ये सारे इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री जब आपके पास से रिलीज होगी तो दो बातें होंगी, या तो कैश सेल्स पे जाएगी या क्रेडिट पे। अगर कैश सेल्स पे जाएगी तो कैश का अकाउंट ओपन होगा,
और अगर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट पे जाएगी तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट ओपन होगा या अपडेट होगा। तो ये तीनों, ये एक ट्रायंगल है बेसिकली जो थ्रू आउट चलता रहेगा आपके रेवेन्यू साइकिल के अंदर। तो कैश, इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल ये हमारे सब्सिडरी लेजर्स हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से अगर हम जर्नल लेजर की बात करें रेवेन्यू साइकिल के हवाले से, तो हमारे पास ये जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए, इन्वेंट्री भी है, कैश भी है, अकाउंट रिसीवेबल भी है, सेल्स भी है, और इसके अलावा एक और आ गया CGS, जिसे हम कहते हैं कि इन्वेंट्री जो हमारे पास से गई है वो इन्वेंट्री हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि एसेट कम हो गया, और वो इन्वेंट्री किस में कन्वर्ट हो गई, कॉस्ट में कन्वर्ट हो गई। कॉस्ट ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीज हमने बेची 10 की है और उसकी कॉस्ट 8 की थी, तो कॉस्ट और उसकी सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है 2 रुपए, वो हमारा प्रॉफिट है। वैसे भी हमें मालूम है प्राइस कंप्राइजेज ऑफ 2 थिंग्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो कॉस्ट वाज 8, प्रॉफिट वाज 2, सो इसीलिए हमारी प्राइस 10 है। अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए या कम हो जाए तो प्राइस चेंज हो जाएगी, अगर हमारी कॉस्ट कम या ज्यादा हो जाए तब भी हमारी प्राइस चेंज हो जाए। उसके बाद फाइल्स हैं, फाइलिंग सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिटेल में क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फाइलिंग बैकबोन है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड की। ऐसा नहीं है कि आपने एक एंट्री पास की और बात खत्म हो गई और खाता अपडेट हो गया। हमें हर चीज का डॉक्यूमेंट चाहिए अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, और वो डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में पड़ा हो कि आपको आज से 5-6 साल पुरानी भी कोई रिसीट चाहिए, कोई इनवॉइस चाहिए, कोई गेट पास आउट चाहिए, किसी चीज़ की कोई इनवॉइस चाहिए, कोई बिल चाहिए, तो आप बिल्कुल आपके पास, जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपने डेफिनेटली पढ़ा हुआ है, क्लास में हमने भी पढ़ा है, लैब में भी मैडम ने आपको मेंटेन करना सिखाया होगा, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट से देखते हैं फाइल, और उसमें आप जाके जो है फौरन से उसको निकालते हैं और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो फाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे रेवेन्यू साइकिल के रेफरेंस के अंदर जो हमें फाइल्स मेंटेन करनी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स ऑर्डर फाइल डेफिनेटली हम मेंटेन करेंगे। फिर जब हम चीज़ें भेजते हैं तो शिपिंग लॉग हम मेंटेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कब कब भेजी, किसको भेजी, एक शिपिंग फाइल अलहदा से मेंटेन हो रही होगी। फिर क्रेडिट रिकॉर्ड फाइल है, काम यहीं से शुरू होता है। जब आपके पास ऑर्डर आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्रेडिट अप्रूवल सीख करते हैं, किससे? क्रेडिट डिपार्टमेंट से। तो वो डेफिनेटली इस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। हमने ऑथराइजेशन में डिस्कस भी किया था कि जो आपका रूटीन कस्टमर है जिससे ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है, उसकी क्रेडिट अप्रूवल जल्दी हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है। अब वो जल्दी कैसे होगी? रिकॉर्ड देखकर पता चल जाएगा ना कि इस कस्टमर के साथ रिकॉर्ड हमारा ऐसा चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, टाइमली पेमेंट आती है, नहीं आती है, चीज़ें डिले होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? जब आप क्रेडिट रिकॉर्ड फाइल्स अपडेटेड होंगी, उनको देख कर पता चलेगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सेल्स ऑर्डर पेंडिंग फाइल है, यानी कि ऐसे ऑर्डर्स के जो अभी हमारे पास हमने प्रोसेस नहीं किए हैं, क्यू के अंदर हैं, तो उसकी एक अलग से फाइल होगी। डन की एक अलग से फाइल होगी, जो हमने ऊपर बात की, सेल्स ऑर्डर फाइल। इसी तरीके से आपका बैक ऑर्डर फाइल है। बैक ऑर्डर फाइल का मतलब है आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स जो आपके पास अभी नहीं है और आप उनको अरेंज करेंगे, अभी आपने अरेंज नहीं किया हुआ, आपने अरेंज करना है, तो ये आपकी बैक ऑर्डर फाइल कहलाती है। इसी तरीके से हमारी जर्नल वाउचर फाइल है। जर्नल वाउचर जेवी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें चूँकि रिपीट हो रही हैं कि जेवी आपने इंतहाई डिटेल के साथ ऑडिटिंग में भी डिस्कस किया होगा फॉर श्योर। तो जेवी फाइल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो आपकी हर ट्रांजेक्शन के एंड पर एक फाइल के अंदर एक डॉक्यूमेंट जाता है हर ट्रांजेक्शन के नतीजे में, और वो यूजुअली लाइक जेवी मतलब हर ट्रांजेक्शन से मुराद कोई आपका बैंक रिसीट वाउचर भी हो सकता है, बैंक पेमेंट वाउचर भी हो सकता है, कैश रिसीट वाउचर भी हो सकता है, कैश पेमेंट वाउचर भी हो सकता है। ये सारे अपनी रिस्पेक्टिव फाइल्स में जाएंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द जेवी जर्नल वाउचर, जो अदर देन दीज 4 कैश पेमेंट रिसीट, बैंक पेमेंट रिसीट, इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो जेवी है, तो सेल्स की ट्रांजेक्शन भी कहाँ जाएगी? जेवी में जाएगी। तो इसलिए हम इसको रेवेन्यू साइकिल के रेफरेंस में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप अकाउंटिंग रिकॉर्ड का ये सारा पॉइंट आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। ओके, देन वी हैव द एक्सेस कंट्रोल्स।
अब जो हमारे पास एक्सेस कंट्रोल्स हैं, एक्सेस टू एसेट्स एंड इंफॉर्मेशन should be limited, direct and indirect. With the revenue cycle, the asset to protect our cash and inventories and access to. अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो एक्सेस कंट्रोल है, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो फिजिकल आइटम्स हैं उस पर भी और जो इंफॉर्मेशन है उस पर भी हर बंदे को रसाई नहीं होगी, ऑथराइज्ड लोग होंगे। एक्सेस कंट्रोल की एक सिंपल एग्जांपल, आप बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में आप किसी भी केबिन में, किसी भी काउंटर पे, किसी भी डेस्क पे जाके किसी से भी बात कर सकते हैं, मतलब आप बिल्कुल उसके अंदर जा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑथराइजेशन, लाइक आप वेल मैनर्ड है तो डेफिनेटली आप पूछेंगे अंदर आने के लिए, बात करने के लिए, वैसे कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन जो आपका कैश काउंटर है, जहाँ पे आपका टेलर बैठा होता है, जहाँ पे एक्चुअली कैश रिसीव और पे हो रहा होता है, वहां पे तो सारे बैंक के लोग भी नहीं जा सकते। उसमें सिर्फ कुछ लोगों को एक्सेस होती है, उनके पास वो 5 कार्ड्स होते हैं या जो भी उनका सिक्योरिटी पर्पस है, थंब इम्प्रेशन मिलेगा या किसी भी तरीके से उनके पास चाबी है या लॉक है, जो भी है। तो एक्सेस हम इस तरह का चाह रहे हैं कि आपके फिजिकल एसेट्स पर भी, आपके कैश पर भी, फिर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर भी, फिर आपके जर्नल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी आपका उन्हीं लोगों की एक्सेस होगी जो ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है आपका एक्सेस टू एसेट एंड इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग एसेट हो गया फिजिकल और इंफॉर्मेशन हो गया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, शुड बी लिमिटेड, ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बोथ शुड बी लिमिटेड। जैसे हम कहते हैं कि वेयर हाउस की का में जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो उसका उस पर एक्सेस हर किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे, लाइक हम फेंसेस बनाएंगे उसके गेट, या हम अलार्म्स का कोई सिस्टम बनाएंगे कि कोई ऐसा कोई बंदा कि जो अनऑथराइज्ड है और वो चला गया है तो अलार्म्स बोलना शुरू हो जाए, या कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है तो उस पर अलार्म्स बोलना शुरू हो जाए, या इसी तरीके से हम गार्ड्स को जब वहाँ पर मुतय्यन करते हैं तो ये भी हमारी एक कोशिश होती है एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी प्री नंबर डॉक्यूमेंट्स में गेट पास आउट की, और मैंने एग्जांपल दी कि गार्ड बाहर नहीं जाने देगा चीज़ों को। ठीक है, तो उसके लिए यही था ना कि गार्ड देखेगा कि किसको एक्सेस है, ऑथराइजेशन भी है और किसके पास एक्सेस है। इसी तरीके से गार्ड बाहर से भी किसी अनऑथराइज्ड बंदे को अंदर नहीं जाने देगा या कोई चीज़ लेके जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से जो हमारे पास चले हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। विद इन द रेवेन्यू साइकिल द एसेट्स टू प्रोटेक्ट आर कैश एंड इन्वेंट्रीज एंड एक्सेस टू रिकॉर्ड सच एज द अकाउंट रिसीवेबल, सब्सिडरी लेजर एंड कैश जर्नल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ये वही पॉइंट है, बेसिकली एलेबोरेटेड पॉइंट है। एक्सेस टू एसेट, एसेट में हमने कहा कैश, इन्वेंट्री, और इंफॉर्मेशन में जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसमें हमने कहा हर तरह का अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपके लिए, अकाउंट रिसीवेबल भी है, कैश भी है। पर्टिकुलरली ये दोनों इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि हम रेवेन्यू साइकिल की बात कर रहे हैं, दीज टू आर वेरी मच रिलेटेड विद रेवेन्यू साइकिल। सो हम अगर बाकी प्रोसीजर्स की बात करें एक्सेस कंट्रोल के अंदर, तो हम कहते हैं कि अगर आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटी है, बिजनेस नेचर ये है कि डेली का डेली आपको कैश आपके पास आता है, तो आपके पास ये बंदोबस्त होना चाहिए कि आप डेली के डेली वो कैश डिपॉजिट कराएं बैंक के अंदर। ठीक है, जैसे आपके डिफरेंट ये जो ब्रांड्स की शॉप्स होती हैं, रिटेल शॉप्स, वहाँ पे डेली कस्टमर्स आते हैं, तो जो ब्रांच मैनेजर है उसके जिम्मे है कि वो कैश जो है बैंक में जमा करवाए। यहाँ जो आपके रिटेल स्टोर्स हैं उनका भी यही है। इसी तरीके से अगर बैंक में किसी दिन जमा नहीं हो सकता तो आपकी जो है वो सेफ होनी चाहिए, नाइट डिपॉजिट बॉक्स होना चाहिए जहाँ पे कैश को रखा जा सके। इसी तरीके से आपके कुछ लॉकिंग कैश ड्रॉर्स होने चाहिए और सेफ्स होने चाहिए जहाँ पे कैश जो है वो कैश रिसीट्स आप इसको कह सकते हैं, वहाँ पे वो मेंटेन हो सकें। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो उसको सिक्योर करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स ऑर्डर, डॉक्यूमेंट्स एंड कैश अकाउंट एंड कैश जर्नल लेजर, इन सब पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होनी चाहिए। और हमें पता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर हर किसी की एक्सेस नहीं हो सकती, और जिस बंदे के जिम्मे है ये काम वही बंदा उनको देखेगा। आई होप दिस इज क्लियर।